नमस्कार दोस्तों। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। एस्ट्रोलॉजी को लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो हमारे पूर्व कर्म होते हैं, प्रारब्ध के आधार पर हम जो है हमारी जन्म कुंडली बनाते हैं। अब इसमें से सबसे ऐसा कोई एक कर्म होता है जिसका बहुत ज़्यादा बैलेंस बाकी होता है। जो लाइफ है हमारी वो क्रेडिट और डेबिट ही है, पाप और पुण्य यही है। बस इसमें हम कुछ चीज़ें रिसीव करने आए हैं और कुछ चीज़ें हम देने आए हैं। तो यही है पूरा लाइफ का खेल। और कुछ एरियाज ऑफ लाइफ में ऐसा लगता है मानो हमारे यहाँ पर कोई ऋणानुबंध रहे हैं जन्मों जन्मों के, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा देना ही हमारा बाकी है और हम कितना ही कर लें ऐसा लगता है जैसे और थोड़ा बाकी है। तो अक्सर हम जो है कुछ एरियाज ऑफ लाइफ में फंस जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। और बहुत बार हम उसी नेगेटिव पैटर्न में चलते रहते हैं, जहाँ पर ऐसा कहते हैं ट्रेडिशनल टेक्स्ट्स की जो पिछले जन्म में हमारी गलतियाँ हुई थी वही पैटर्न फिर से रिपीट होता है और फिर से हम उसी बंधन में फंसते हैं, फिर अगले बार फिर से वही होता है। तो आप अगर समझ पाए कुंडली देखकर कि कहाँ पे ये सबसे बड़ा कर्म फंसा हुआ है, ये सबसे बड़ा जो कर्जा है हमारा ऋणानुबंध, वो कहाँ है, वो ऋण सबसे ज़्यादा, और हम उसी जगह पे अगर दान दे दें या वहीं पे लेट गो करना सीख लें लाइफ में, तो एक बहुत बड़ी गुत्थी हमारे लाइफ की जो है सुलझ सकती है। हमें कई बार जो है पजल्ड रहते हैं लोग, समझ ही नहीं आता उनको कि करे तो क्या करें। हो सकता है लेट गो करने से ही आपका जो है यहाँ पर कल्याण हो जाए, उससे झगड़ा करके कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन पता तो हो कि कहाँ करना है। तो यहाँ आज हम तुला राशि से यानी तुला लग्न से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है, जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। वाई ऑलवेज मेष शुड फर्स्ट कम फर्स्ट। तो हम तुला से शुरू करेंगे। जो तुला लग्न वाले हैं उनके लिए जो 12वीं राशि होती है वो होती है कन्या राशि। अब जो नैसर्गिक कुंडली है काल पुरुष की, उसमें जो छठा घर है वहाँ पे ये कन्या राशि आती है। यानी कि ये सर्वेंट्स को, लेबर को, वर्कर्स को, सबॉर्डिनेट्स को गवर्न करता है या करती है वो राशि। तो जब ये 12वें घर में बैठेगी राशि, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो तुला लग्न वाले लोग हैं, इनका पुराने जन्मों में वर्कर्स के साथ कोई ऋणानुबंध है। यानी कि उन्होंने शायद काम करवाया बहुत सारे लोगों से और फिर उनको पैसे नहीं दिए, या वो लोगों से काम करवाते रहे और फिर उनसे बहुत बार्गेन करते थे, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि उन्होंने कुछ गड़बड़ वहाँ पे की हो। यानी कि ठीक से उन्होंने वो काम नहीं किया, जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उनसे उन्होंने दुर्व्यवहार किया, ये भी संभव है। उनको चीट किया, ये भी संभव है। तो कुछ ऐसा उन्होंने किया है जिसके कारण इस जन्म में कोई भी वर्कर होता है, सबॉर्डिनेट होता है, सर्वेंट होता है, तो उसके साथ में इनका ऐसा कुछ ऋणानुबंध बन जाता है कि इनको हमेशा उनकी ही बात सुननी पड़ती है और उनके ऊपर ही उनको बहुत सारा टाइम, एनर्जी और पैसा लगाना पड़ता है। और इससे आज़ाद होने का क्या तरीका है? तरीका सिर्फ एक ही है कि जो आपके वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, जो भी हैं, सबॉर्डिनेट्स, जूनियर्स, व्होएवर, आप आउट ऑफ द वे जाकर उनकी मदद करें। हो सके तो अगर वो वर्कर्स या लेबरर्स बहुत ही गरीब हैं तो उनको आप मदद करें, यानी चैरिटी करें, कुछ दान करें। उनको अगर पैसे चाहिए एक्स्ट्रा तो पैसे दे दें, अनाज चाहिए तो अनाज दे दें, मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन दे दें। जिस भी तरीके से आप उनका जो है हाथ बटा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो आप उनको फाइनेंशियली चैरिटी देकर मदद करिए। इससे क्या होगा, जो ये ऋण है आपका वो जल्दी जल्दी चूक जाएगा और उससे फिर आप बहुत जगहों पे जहाँ पे अभी ट्रैप्ड है लाइफ में, आपको लगता होगा कि शायद ये अनरिलेटेड है, लेकिन अभी शायद आप अपने जॉब में फंसे हुए हैं, अपनी बिजनेस में फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल ही नहीं पा रहे। हो सकता है उसके पीछे ये कारण हो कि वहाँ के जो लोग हैं, काम करने वाले, उनके साथ आपका कोई ऋणानुबंध है और जब तक वो ऋणानुबंध खत्म नहीं होगा तब तक आप वहाँ से रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको उनको मदद करनी है और उसी से आपका ये दरवाज़ा खुलने वाला है। आप ऐसा समझिए कि एक टोल गेट है और आप जब तक टोल टैक्स नहीं भरेंगे तब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा और आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये तुला लग्न की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं वृश्चिक लग्न पे। जिनका वृश्चिक लग्न होता है उनके 12वें घर में आ जाती है तुला राशि, जो नैसर्गिक कुंडली में आती है 7वें घर में। 7वां घर होता है स्पाउस का।
या बिजनेस पार्टनर का। तो अक्सर जो वृश्चिक लग्न वाले लोग हैं उनके जीवन में सबसे बड़ी जो गुत्थी होती है वो है विवाह, शादी। या तो इनकी शादी होती ही नहीं है, डिले होता रहता है, और या तो शादी हो जाती है और फिर ये उस स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ों में फंस जाते हैं। वो जो स्पाउस है वो कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है और इनको समझ नहीं आता कि अब ये डील कैसे करना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आपका कोई ऋणानुबंध है अपने स्पाउस के साथ, तो उसके साथ खींचातानी करके कोई फायदा नहीं है। लर्न टू लेट गो। या तो जहाँ पे उनको लेट गो कर सकते हो लेट गो कर दो, ज़्यादा भिड़ो मत, ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा पलटो मत, जो वो सुनना चाहते हैं बोल दो, आगे निकल जाओ। और जितना तुम उनके लिए कर सकते हो उतना तुम करो। यानी कि तुम उनको जो गिफ्ट्स दे सकते हो, मदद कर सकते हो, जो भी कर सकते हो वो तुम करो। अक्सर ऐसा भी होता है कि यहाँ अगर खींचातानी हो जाए दोनों में तो वो डिवोर्स भी हो जाता है, और डिवोर्स होने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वृश्चिक लग्न वालों का ही नुकसान होता है। यानी कि वो पार्टनर जो है वो डिवोर्स के बाद आपसे सारा पैसा, जमीन जायदाद सब लेके जा सकता है, क्योंकि वो ऋण जो आपका पिछले जन्मों से आप लेके आए हैं वो तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो डिवोर्स देकर अपना सब कुछ खोने से बेहतर है कि शादी रहते हुए ही आप अपने सारे ऋण प्रोएक्टिवली आगे बढ़कर चुकाएं, ताकि शादी हारमोनियसली बनी रहे और आपका वो ऋण भी खत्म हो जाए। और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो परिस्थिति है वो पलट जाएगी और वो सारे फ्रिक्शंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सारा कर्मों का खेल है, यही आपको यहाँ पर समझना है। अगर आपका धनु लग्न है तो आपके 12वीं जो राशि है वो वृश्चिक राशि आएगी। यहाँ पर अक्सर जो है आपके लाइफ का सबसे बड़ा जो सवाल बन जाता है वो है इनहेरिटेंस या लेगेसी। यानी कि या तो आपके स्पाउस के तरफ से यानी डाउरी के फॉर्म में हो सकता है, या स्पाउस के पेरेंट्स की लेगेसी इनहेरिटेंस हो सकता है, या आपकी इनहेरिटेंस या लेगेसी हो सकता है। तो उसमें जाके जो है कोई डिस्प्यूट बन जाता है, या तो अपने भाइयों के साथ बन जाता है, या तो बीवी या स्पाउस जो भी है स्पाउस के साथ बन जाता है, या तो पेरेंट्स के साथ भी बन सकता है, या तो फिर कोई कोर्ट या सरकारी या कोई ऐसी वहाँ पे एक बात आ जाती है कि जिसके वजह से आपका वो इनहेरिटेंस, वो लेगेसी, वो आपके गले की हड्डी बन जाता है। ना वो उगलते बनता है, ना वो निगलते बनता है। तो अब यहाँ पे करे तो क्या करें। और भी एक चीज़ यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि 8वां या 8वीं राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली में 8वें घर में आती है, और वहाँ पे सीक्रेट्स भी देखे जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका धनु लग्न है उनको ब्लैकमेलिंग से भी बहुत डर होता है, क्योंकि इनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो किसी के हाथ लग जाते हैं और फिर वो इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपको ऐसी चीज़ें कोशिश करें कि आपके ऐसा कुछ ना ही हो तो बेहतर है कि जो पकड़ा जाए, है ना। जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे, जितना सच बोलोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो उसमें आप नहीं फंसोगे। और जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है उसमें आप फेयर एंड स्क्वायर जो भी डिवीजन है वो करो। अगर थोड़ा हिस्सा सामने वाले को ज़्यादा देना पड़ जाए तो दे दो और सेटलमेंट करके बाहर निकल जाओ। बहुत ज़्यादा खींचातानी करोगे, बड़ा शेयर लेने की कोशिश करोगे, तो ये बात ज़िंदगी भर चलती रहेगी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके ये केसेस 10, 20, 30, 40, 50 साल तक चलते रहते हैं। एक आध उसमें से आदमी टपक जाता है, फिर भी वो कोर्ट केस चलता रहता है। तो इनहेरिटेंस में फंसो मत, मिला तो मिल जाए, ना मिले तो रोना नहीं। इस फिलॉसफी पे चलोगे, मोह छोड़ दोगे उस चीज़ का, तो तुम बच जाओगे। क्योंकि यहाँ पे तुम लेट गो तो इसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं। तो तुम अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करो, अपनी तरफ से थोड़ा लीनियंट रहने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ना मिले तो समझ जाओ कि किसी बड़े संकट से बच रहे हो और उसमें से लेट गो करके निकल जाओ। वो जो वहाँ पे तुमने खोया है उससे 10 गुना ज़्यादा कहीं और से तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुम उस जगह पे फंसो मत। ये उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कर्मों का खेल है, बड़ी संभल कर इसको खेलना पड़ता है। और यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि ऐसी सीक्रेट चीज़ें करो ही मत कि जो पकड़ी जाए और फिर जिससे तुम ब्लैकमेल हो। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट थिंग्स। एकदम नीति, एथिक्स, मोरालिटी के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दंड मिल सकता है। उसके बाद आता है मकर लग्न। आपके लिए 12वीं जो राशि है वो होती है धनु राशि।
जो नैसर्गिक कुंडली में आती है 9th हाउस में। और 9th हाउस जो है वो दिखाता है धर्म को, दिखाता है हायर एजुकेशन को भी दिखाता है, लंबी यात्रा को भी दिखाता है, तीर्थ यात्रा को भी दिखाता है, और आपके पैटर्नल साइड से जो पारंपरिक जो कुछ परंपराएं चलती आ रही हैं उनको भी दिखाता है 9th हाउस। और कुछ जगहों पे ऐसा कहते हैं कि ये पितरों को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपका ऋण कहाँ होता है? या तो आपके पितृ ऋण होता है, या तो आपका जो है ऐसा कोई ऋण है, देव ऋण होता है। देव ऋण का मतलब होता है, यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि पिछले जन्मों में आपने कोई जो है नवस यानी कि मन्नत मांगी थी, और वो जो मन्नत थी वो आपने पूरी नहीं की, और उसका जो है यहाँ पर आके आपको ऋण आ गया है, जिसके कारण फिर आपकी जो हायर एजुकेशन है वो वेस्ट हो जाती है। यानी कि या तो हायर एजुकेशन बीच में छूट जाती है, या आप उसमें फेल हो जाते हैं, या तो री अटेम्प्ट होता रहता है, या तो कुछ और हो जाता है जिसके कारण वो हायर एजुकेशन काम की नहीं रहती। मतलब आप पूरी एजुकेशन ले लेते हैं और उसके बाद आप स्ट्रीम ही चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद पता चला कि ये जो हायर एजुकेशन पे पैसा लगाया था वो ऐसे ही खड्डे में जो है गड्ढे में जा चुका है, क्योंकि आपने दूसरा ही कोई फील्ड चुन लिया है। तो ऐसा हो सकता है। तो आपकी हायर एजुकेशन है, उसके बाद ऐसे लोगों के लिए विदेश यात्रा जो है वो अक्सर ऐसा हो सकता है कि आप विदेश यात्रा करके गए और वहाँ पे जाके आपका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके पीछे का कारण क्या है? पितृऋण या देवऋण। तो यहाँ पर एक तो पितृतर्पण, पितृश्राद्ध, पिंडदान, ये सब करना शुरू करो। और दूसरा यह है कि मंदिर में, अपने कुलदेव कुलदेवी के मंदिर में आप कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दो, ताकि जो भी वो पहले का ऋण है देवों का वो खत्म होता चला जाए, और कुछ ही समय में आपके हायर एजुकेशन और विदेश गमन में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न के लिए 12वीं राशि होती है मकर राशि, और नैसर्गिक कुंडली में यह है कर्म स्थान यानी 10वें स्थान की राशि। तो यहाँ पर जो है आपके पिता भी देखे जाएंगे और आपके बॉस भी देखे जाएंगे, आपका जो करियर है वो भी देखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जैसे बनेंगे आपके योग जिनका कुंभ लग्न है, आप देखेंगे कि आपका ज़्यादातर जो टाइम है, खर्चा है, पैसा है या ट्रबल है, वो आपके बॉस के साथ, कोई भी बॉस आ जाए कुछ ही दिनों में आपके साथ जो है उनकी लड़ाई हो जाती है, वो आपका दुश्मन बन जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा बॉस मिला है लेकिन वो अच्छा बॉस कुछ ही दिन में ट्रांसफ़र होकर चला जाता है और फिर दूसरा आता है जो बिल्कुल ख़राब है। तो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे ऑफिस की आपकी जो प्रमोशंस है, अप्रेजल्स है, ग्रोथ है, वो रुक जाती है, क्योंकि वो बॉस आपसे दुश्मनी करता है। और दूसरी तरफ आपके पिताजी, आप अपने पिताजी से चाहे कितना ही अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, पिताजी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, या पिताजी पे आप पैसा लगाते जा रहे हैं, इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, आप उनको खुश करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे उसमें से कोई वापस आ ही नहीं रहा है, कुछ उससे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, बस चलता चला जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ ऐसा कोई ऋण है, कोई ऋणानुबंध है आपके पिछले जन्मों का, कि आपका जो कर्म है, आपका काम है और आपके पिताजी के साथ रिश्ते हैं वो खराब होते रहें। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप पिताजी की सेवा कर सकते हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि बॉस की सेवा तो तुम कर नहीं सकते, तो तुम पिताजी की सेवा करो, जितनी कर सकते हो करो, उनको जितनी मदद कर सकते हो करो। अगर उनके इलाज के लिए पैसे लगाने पड़े लगाओ, वो पैसा समझो गया, लेकिन जितना तुम पिताजी की सेवा करोगे समझो यहाँ से तुम्हारी करियर की जो फ्लाइट रुकी हुई है वो टेक ऑफ कर जाएगी। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो ग्रोथ फैक्टर है करियर का, वहाँ पे आके ये बात रुकने वाली है। तो ऋण को चुकाओ पिताजी की सेवा करके, और वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अब उसके बाद हम आते हैं मीन लग्न पे। मीन लग्न के लिए कुंभ राशि आती है 12वें स्थान में, जो कालपुरुष की कुंडली में 11वें स्थान में आती है, जो है दोस्तों का, नेटवर्किंग का, इन्वेस्टमेंट का भी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग हैं इनके दोस्त नहीं बन पाते हैं अच्छे तरीके से, या दोस्त होते हैं लेकिन ऐसा लगता है मानो दोस्तों के ऊपर आपने जो भी टाइम, एनर्जी, पैसा लगाया वो सब वेस्ट हो गया है। सामने से कोई रेसिप्रोकेशन ही नहीं आता है, या जितना आपने किया उतना रेसिप्रोकेशन नहीं आता है। आप हमेशा डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके दोस्त आपके काम कभी नहीं आते और आप हमेशा अपने दोस्तों के काम आते हैं। तो ये कई बार इनके साथ होता है। ऑल्सो इनके केस में ऐसा होता है कि कोई भी जो काम है वो फुलफिलमेंट के पास जैसे आता है, मतलब जैसे जैसे वो ख़त्म होने के लिए आता है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, और वो जो काम है
वो वैसे नहीं हो पाता जैसे वो फिनिश करना चाहते हैं। उनकी पूरी इंटेंशन है कि वो अच्छे से पूरा करें, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। शादी जैसे चीज़ों में भी जो है मीन लग्न वालों का ऐसा हो जाता है कि वो शादी फिक्स होने के लिए बहुत अड़चने आ जाती हैं अक्सर। तो इसका रीज़न क्या है कि आपकी वो जो कुंभ राशि है वो 12वें स्थान में बैठ गई है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ऋण है आपका, तो इसको कैसे आप चुका सकते हैं? आप अपने दोस्तों पे बिल्कुल आपको उनको मदद करनी चाहिए। ऐसा समझो कि जो दोस्त हैं वो ऋण लेने के लिए ही आए हैं, आपसे मदद लेने के लिए आए हैं वो। तो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा गिफ्ट दे के, थोड़ा उनको जो है सलाह मशवरा दे के, प्यार मोहब्बत से उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने से और उनको मदद करने से, लेकिन इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि वहाँ से कुछ वापस आने वाला नहीं है। लेकिन जितना तुम उसको स्वीकार कर लोगे, थोड़ा लेट गो कर लोगे। अगर कोई दोस्त चले जाए, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, आपको छोड़ के अचानक चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो रोना नहीं है। ये एक्सपेक्ट करो कि ऐसा ही होने वाला है। अगर कोई दोस्त अपने आप ही चले जाए, बिना मतलब आपने बहुत अच्छा किया उनके लिए, फिर भी चले गए बिना किसी रीज़न के, या विद रीज़न ऑल्सो, वॉट एवर इट इज़, वो चले गए, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। ऐसा समझो कि ऋण कम हो गया है, क्योंकि दोस्त जो है वो आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो आपसे ऋण जो है वसूल करने आए हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मदद करो और छोड़ दो, लेकिन कोई बहुत बड़ी रकम उनको जो है उधारी मत देना, क्योंकि अगर बहुत बड़ी रकम उनको दे दी तो हो सकता है आपका जो दोस्त बनने का नाटक कर रहा है वो आपके पैसे लेके रफू चक्कर हो जाए। तो ऐसा होने से अच्छा है कि उनको छोटा छोटा करके जो भी अपने तरफ से तुम प्रेम पूर्वक दे सको उतना दो, और अपने आप ही वो घटता जाएगा ऋण। तो अपने आप ही वो उनमें से जो खराब लोग हैं वो निकल जाएंगे, और धीरे धीरे फिर ये फ्रेंडशिप के डिपार्टमेंट में और सारे कंप्लीशंस के डिपार्टमेंट में आपका काम हो जाएगा। ऑल्सो ऐसे लोगों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई सरकारी काम हो या कोई भी ऐसे काम है, तो वहाँ पे अक्सर लोग आपसे ब्राइब मांग सकते हैं, क्योंकि कंप्लीशन में बाधा है। तो वहाँ पर ज़्यादा आनाकानी करके फ़ायदा नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट करके चाय पानी दे के ही अपना काम करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा यहाँ पर योग बनता है, लेकिन वो करोगे तो धीरे धीरे करके तो उसमें से स्मूथली निकल जाओगे। उसके बाद हम आते हैं मेष लग्न पे। आपके लिए जो मीन राशि है वो 12वीं राशि है, जो कालपुरुष में भी उसी प्रकार से है। तो 12वें राशि से हम देखते हैं खर्चा, उसके बाद नींद, अच्छी नींद आना, और बेड प्लेजर्स यानी कि सेक्सुअल प्लेजर्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, और फॉरेन कंट्री में जाना, सेटल होना, ये सब भी वहीं से देखा जाता है, और कर्जे इत्यादि भी देखे जाते हैं। तो अक्सर ये मेष लग्न वाले जो लोग हैं, आप देखेंगे कि ये अगर विदेश जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कुछ बाधा उत्पन्न होती है, बीमार पड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, और फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा, या वहाँ जाने में ही बाधा उत्पन्न हो जाएगी, जा ही नहीं पाएंगे। तो ये भी पॉसिबल है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी एसेंशियल खर्चे जो आपको करने हैं जीवन के, वहाँ हमेशा आपको उधारी लेनी पड़ती है। कुछ भी आपको खरीदना है, फालतू की चीज़ों के आपके उधारी हो जाती है, कर्जा हो जाता है, फिर से कर्जा हो जाता है, फिर कर्जे पे कर्जा हो जाता है, और इस प्रकार से आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको धार्मिक स्थानों में ही आप अगर जाएं तो वहाँ पे आप दान इत्यादि कर सकते हैं। मतलब धार्मिक स्थानों में जाएं और वहाँ पे जो गरीब लोग बैठे रहते हैं बाहर, तो उनको आप कुछ ना कुछ दान करके इसमें से निकल सकते हैं। जैसे जैसे वहाँ पे आप दान करते रहेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप यहाँ से निकल जाएंगे। ऑल्सो 12वां स्थान जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखाता है। तो अगर आप दूसरे लोगों को इलाज करने के लिए पैसे दें या दवाई के लिए पैसे दें, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। अन्यथा ये जो लोग होते हैं, इनका कई बार जो है मेडिकल चीज़ों पे ही एक्सपेंस निकल के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं ऋषभ लग्न पे। ऋषभ लग्न के लिए आपकी जो है मेष राशि आती है 12वें स्थान में, जो कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस में आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऋषभ लग्न वाले होते हैं, इनको सेल्फ इमेज यानी कि इनको ही मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं लोग। मतलब वो कहना कुछ चाह रहे हैं, करना कुछ चाह रहे हैं, उनका इंटेंट कुछ और है, लेकिन हमेशा सामने वाला इनको गलत ही समझता है। ये अपनी बात को या अपनी इमेज को सही तरीके से बना ही नहीं पाते। वो जो दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो सामने वाला कुछ उसको और ही इंटरप्रेट करता है, और बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग के जाल में फंस के ये ऋषभ लग्न वाले जो हैं वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, फंस जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पर एक अजीब सा उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको हमेशा
दूसरे लोगों की स्तुति करनी चाहिए। दूसरे लोगों की स्तुति आपको करनी चाहिए। स्तुति करते रहोगे तो यहाँ आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पर ऋण ऐसा है आपका कुछ कि आपने लोगों को क्रेडिट नहीं दिया। आपने कहीं पिछले जन्मों में जो लोगों का लेजिटिमेट क्रेडिट था वो उनको नहीं दिया, तो उसके वजह से उसका दोष और उनके श्राप आपको लग गए और इसलिए अब आपको ही क्रेडिट नहीं मिल पाता है। कुछ ना कुछ होकर कहीं ना कहीं जाके बात फंस जाती है। तो आप दे दनादन लोगों की तारीफें करो, सही में करो, नकली में करो, करते चले जाओ। जितना तुम करोगे, ऐसा कहते हैं कि अप्रिसिएशन इज द बेस्ट चैरिटी या कॉम्प्लीमेंट इज द बेस्ट चैरिटी। तो आप ये जो कॉम्प्लीमेंट वाली चैरिटी है वो दे दनादन करते रहो। जितना करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारे ऊपर भी धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्स की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। फिर आते हैं मिथुन लग्न पे। मिथुन लग्न के लिए ऋषभ राशि आती है 12वें स्थान में। ऋषभ राशि नॉर्मली कालपुरुष की कुंडली में आती है दूसरे स्थान में और ये दिखाती है सेविंग को, खाने को और फैमिली को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको जो है सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है इनके लाइफ में वो होता है होटलिंग में। यहाँ वहाँ खाना पीना, लोगों को खिलाना, इसी में इनके खर्चे होते रहते हैं और एक तरीके से यही इनका उपाय है, क्योंकि ये अगर वो नहीं करेंगे, अन्नदान नहीं करेंगे या लोगों को खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, होटलिंग नहीं करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि इनके परिवार में कभी भी शांति नहीं रहेगी और इनकी सेविंग कभी भी मेंटेन नहीं होंगे। जैसे ही सेविंग बढ़ते चले जाएंगे, इनके एक्सपेक्टेशन के पास जाएंगे या उसको क्रॉस कर जाएंगे, तो अचानक ऐसे कुछ खर्चे आ जाएंगे कि वो सारे सेविंग्स गायब। तो इसलिए अन्नदान हमेशा करते रहो, अपने परिवार दोस्त वालों को भी होटलिंग वगैरह करवाते रहो, पार्टी करवाते रहो, ताकि उससे फिर आपके सेविंग्स और फैमिली रिलेशंस में जो उसका पुअर इम्पैक्ट है वो ना आए। अक्सर जो है मिथुन लग्न वालों को अपनी फैमिली वालों के साथ जेल करने में बहुत मुश्किल होती है, यानी वो अपनी फैमिली के साथ ही आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं। यानी वो होते तो हैं उनके साथ लेकिन दे फील आउट ऑफ प्लेस। वो बाकी के जो लोग हैं, उनका जो किरदार है, बातें हैं, टॉपिक्स हैं, उससे ये बहुत अपने आप को सेपरेटेड महसूस करते हैं, क्योंकि इनका वहाँ पे जो है ऋण कुछ ऐसा बना हुआ है। तो उसका उपाय यही है कि आप कुछ अन्नदान वगैरह करके वो अपना ऋण चुकाएं, ताकि आपके फैमिली और सेविंग्स का जो डिपार्टमेंट है वो अनलॉक हो जाए। उसके बाद हम आते हैं कर्क लग्न पे। आपके लिए मिथुन राशि आती है 12वें स्थान में, जो आती है तीसरे स्थान में कालपुरुष की कुंडली में, और ये दिखाता है कम्युनिकेशन स्किल्स को, सिबलिंग्स को, प्रेजेंटेशन को, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स को भी दिखाता है। तो यहाँ पर जो है सिबलिंग्स के साथ इनका जो है रिश्ता अच्छा नहीं होता। सिबलिंग्स के ऊपर बहुत पैसा खर्च भी होता है, जिसका वापस कुछ भी फायदा नहीं होता है, रेसिप्रोकेशन जीरो है। और उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी फ़ोन वोन पे बहुत पैसा खर्च होता है, रिपेयर पे खर्च हो जाता है, फ़ोन लैपटॉप पे बार बार पैसा खर्च होता रहता है, फालतू के पैसे वहाँ पे खर्च होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप अपने सिबलिंग्स के ऊपर ही अगर पैसा लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ से कोई वापस आए ना आए, आपके बाकी जगहों पे जो खर्चे हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं कर्क लग्न वाले, इनको इंटरव्यूज क्रैक करने में बड़ी मुश्किल होती है। जब भी कहीं इंटरव्यू देने चले जाते हैं तो फाइनल राउंड में फेल होकर वापस आ जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे जाके ये कुछ ऐसा बोल देते हैं, कर देते हैं कि इनका प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन वहाँ पे गलत कंसिडर किया जाता है, विच देन कॉजेस इश्यूज। तो ये भी थर्ड हाउस से ही हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप अपने सिबलिंग के साथ अपने जो भी आपके जो भी डिफरेंसेस हैं उसको भुला दीजिए, लेट गो करिए। आपका सिबलिंग थोड़ी दादागिरी करे तो सहन कर लीजिए, और इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है यहाँ पर। तो ये जब करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी जगहों पे जो फालतू के आपके नुकसान हो रहे हैं वो आपके बंद हो जाएंगे। ओके, ऑल्सो यहाँ पर और एक काम आप कर सकते हैं, वो ये है कि जब छोटी छोटी यात्राएं आप करते हैं, तो छोटी मोटी यात्रा जब आप करेंगे तो जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे किसी ना किसी जो नीडी इंसान को, गरीब, भिखारी, कोई भी हो, उसको कुछ ना कुछ पैसा थोड़ा सा देके आना है आपको। ये भी अगर आप करेंगे तो आपके सिबलिंग्स के साथ भी अगर रिश्ते खराब है तो वो भी सुधर जाएंगे और बाकी की जगहों पे भी आपको फायदा मिलेगा। ओके, उसके बाद सिंह लग्न पे आते हैं। आपके लिए जो है कर्क राशि आती है 12वें स्थान में, जो नॉर्मली 4th हाउस में आती है कालपुरुष की कुंडली में, और ये दिखाती है मदर को, वाहन सुख को और ऐसी चीज़ों को। तो बेसिकली यहाँ पर जो है एसेट्स को देखा जाता है, घर, प्लॉट, फार्म, गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, एवरीथिंग। तो एसेट्स को देखा जाता है, और आप देखेंगे कि इसमें ही कोई ना कोई आपके नुकसान होते रहते हैं, खर्चे होते रहते हैं, और उसमें से फिर निकलता कुछ नहीं है। मतलब जो आप चाहते हैं उसमें से, वो उसमें से निकल नहीं पाता है।
मतलब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि इसमें रेंटल इनकम होगा, लेकिन पता चला कि वो रेंट दे ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती रहती है। माता जी के साथ कोई ना कोई नुकसान होता रहता है, माता जी के साथ रिलेशन में कोई अड़चन आती रहती है, और इस प्रकार से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अब इसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं? मिटिगेट यहाँ पर यह है कि माता जी के साथ एक तो कोई ऋणानुबंध है आपके जो फंसे हुए हैं, तो पहले तो माता जी के साथ ही आपके रिश्ते बेहतर करो, वहाँ पे उनको जो भी चाहिए उनको प्रोवाइड करो। अगर कोई गलती हो गई तुमसे उनके साथ व्यवहार करने में तो माफ़ी मांग लो। उन्होंने कोई गलती किया तुम्हारे साथ तो उनसे माफ़ी मांगने के बारे में सोचो भी मत, छोड़ दो उस बात को, लेट गो करो। माता जी के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहो, और एक थोड़ा अगर बिल्कुल ही नहीं जमती है आपकी तो थोड़ा सा दूर रह के आदर युक्त आपके संबंध वहाँ पे रखो, लेकिन झगड़ो नहीं, लड़ो नहीं, ज़्यादा उलझो नहीं, ये बेटर है, क्योंकि नहीं तो फिर ऋण जो है आपका चुकेगा नहीं। तो उनके लिए जो है उनको जो भी आप दे सकते हो अपनी तरफ से दो, उनकी कोई इच्छाएं हैं वो पूरी कर दो। इसी प्रकार से धीरे धीरे जैसे हम माता जी को खुश करते जाएंगे आप, और माता जी पे पैसा खर्च करेंगे, माता जी के इच्छाओं पे पैसा खर्च करेंगे, तो वो एक तरीके से आपके उस ऋणानुबंध को कैंसिल करता चला जाएगा, जिसके कारण आपको फिर बाकी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। जो आपके एसेट्स में आते हैं, वाहन में आते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। माता जी के साथ भी संबंध अच्छे हो ही जाएंगे अल्टीमेटली। तो ये सारी चीज़ें आपको बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम आते हैं कन्या लग्न पे। कन्या लग्न जो है यहाँ पर आपके लिए 12वें स्थान में आती है 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि, जो कालपुरुष की कुंडली में आती है पंचम भाव में। तो पंचम भाव जो होता है वो होता है हॉबीज़ का, बच्चों का, प्रथम संतान का और लव अफेयर्स का भी। तो आप देखेंगे कि जो कन्या लग्न वाले लोग हैं उनको एक तो लव अफेयर में सक्सेस नहीं मिलता है, बच्चे होने में थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, बच्चा होने के बाद में बच्चों के साथ इनकी बनती नहीं है एक पॉइंट के बाद में, तो ऐसी तकलीफें इनको आती हैं। और ऑल्सो इनके जो हॉबीज़ होते हैं, बाय चांस अगर इनके हॉबीज़ इनके प्रोफेशन बन जाए तो इनको यहाँ पर नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपके 12वें घर में बैठ गई है राशि। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपकी ऐसी कोई हॉबी है जो आप लोगों को सिखा सको, तो कुछ लोगों को कम से कम आप फ्री में सिखाना शुरू करो। फ्री में सिखाओगे तो एक तरह की चैरिटी होगी, आपका वो ऋण कम होगा। संतान तो खैर ऐसा है कि संतान के मामले में उसके जो भी डिसीजंस हैं उसमें आप जितना सपोर्टिव रहो, जितना उसको रोको टोको नहीं, उतना बेटर है। थोड़ा सा उनके मतलब जो है उनके इंक्लिनेशन के साथ आप रहो तो बेहतर है। और सेम विद लव अफेयर्स, आपको अरेंज मैरिज जो है वही ठीक रहता है आपके लिए, कन्या लग्न वालों के लिए। लव मैरिज नहीं जमता, बिकॉज वो जो है नुकसान ही कराएगा आपका। तो बेहतर है कि आप जो है शादी से पहले ज़्यादा अफेयर वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। दूसरी चीज़, आप शादी के बाद भी अफेयर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाओगे तो ये जो 12वां स्थान है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वहाँ से खर्चे ही खर्चे निकल के आएंगे। और सिर्फ खर्चा नहीं, उससे फिर डिवोर्स भी हो सकता है, फिर डिवोर्स से और खर्चा होगा, और हर तरह के खर्चे आएंगे। हो सकता है कोई ब्लैकमेल कर दे तो वो भी खर्चा आएगा। तो खर्चे, अफेयर जो है वो इट विल ऑलवेज लीड टू खर्चे। या तो हो सकता है अफेयर की वजह से डिप्रेस हो गए इसलिए थेरेपिस्ट के पास गए इसलिए खर्चे हो रहे हैं। किसी न किसी तरीके से ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये आपको खर्चे में लेके जाने वाले हैं। तो इसमें एक उपाय, जैसे मैंने कहा कि जो हॉबीज़ हैं आपके, उनको फ्री में लोगों को सिखाने की कोशिश करो। फ्री में लोगों को सिखाओगे तो उससे आपका ये ऋण घटता चला जाएगा। और बाकी अफेयर मत ही करो, दैट इज़ बेटर। अगर करते हो तो बी प्रिपेयर्ड कि किसी भी वक्त आपको जो है छोड़कर चले जाएगा सामने वाला। जाते हैं, लेट गो करो, छोड़ दो, ज़्यादा भागो मत, पूछो मत, कुछ मत करो, छोड़ दो, क्योंकि वही उसका ऋण था। जैसे ऋण चुका वो वहाँ से भागा। तो ज़्यादा उसमें जाओ मत। और ऑल्सो अगर आपका कोई अफेयर हो जाए तो उसके ऊपर जो है ज़्यादा पैसा मत लगाओ, उनको पैसा उधार मत दो, उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट मत करो अनलेस यू गेट मैरिड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कन्या लग्न। तो ये था आज का हमारा लास्ट लग्न, क्योंकि हमने तुला से शुरू किया था। तो 12वें स्थान में कौन सी राशि है और काल पुरुष की कुंडली में वो राशि ओरिजिनली कहाँ की है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलता है कि कहाँ आपके ऋणानुबंध सबसे ज़्यादा हैवी हैं और कहाँ पे हमको लेट गो करना है, क्षमा करना है, और कहाँ चैरिटी करनी है, अपने तरफ से फ्री बीज देने हैं, ये हमको समझ में आता है। जितना आप ये करेंगे अपने आप वो ऋण घटना शुरू हो जाएगा। ओके, सो हम्बल रह के ये प्रॉब्लम को हम डील करेंगे
थोड़ा लेट गो करेंगे, चैरिटी करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, छोड़ देंगे, तो अपने आप ये ऋण कटता चला जाएगा और ज़िंदगी का बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अवॉइड हो जाएगा। तो ये समझिए इस बात को, चाहिए तो वापस जाके सुनिए फिर एक बार, और आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ से लाइफ में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अगर पसंद आते हैं वीडियोस तो चैनल के मेंबर बनो और इस चैनल को सपोर्ट करो। यू कैन ऑल्सो सेंड मी सुपर थैंक्स एंड इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।